नमस्कार। इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको मेरे साथ बगल की विंडो में जितेंद्र नारायण सिंह उर्फ वसीम रिजवी नजर आ रहे हैं, जो कि सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन भी हैं। जितेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। मैं बातचीत की शुरुआत करूं उससे पहले जल्दी से दर्शकों को बता दें कि वक्फ बोर्ड को लेकर के दरअसल कई बार सवाल खड़े होते हैं, कई बार यह चर्चा का केंद्र बन जाता है, कई बार इसकी संपत्तियों के बंदरबाट को लेकर सवाल उठती है, कई बार इसके अधिकारों को लेकर के बातें होती हैं और कई बार इसके रखरखाव को लेकर के भी सवाल खड़े होते हैं। और इसी बीच जितेंद्र नारायण सिंह उर्फ वसीम रिजवी साहब ने यूपी के वक्फ बोर्ड में अनियमितताओं को लेकर के और संपत्तियों के हेरफेर को लेकर के गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड की जो रजिस्टर्ड संपत्तियां थी वो तकरीबन 2 लाख थी, लेकिन अब उसका रिकॉर्ड सिर्फ 1,27,000 नजर आ रहा है। तो 73,000 संपत्तियां कहां चली गई? और उनकी आवाज में आवाज मिलाई है मोहसिन रजा साहब ने, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलते हैं और उनको यह बात बताते हैं और एसआईटी जांच की भी बात करते हैं। इसी पूरे मुद्दे पर जरा बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्सक्लूसिवली मौजूद है जितेंद्र नारायण सिंह जी। जितेंद्र जी, पूरा आरोप दरअसल बताइए कि आखिर कहां और क्या गड़बड़ी है जिसको लेकर के आप इतनी बड़ी बात और इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मैंने तो सिर्फ वक्फ बोर्ड के सामने आईना रखने की कोशिश की है। ये एक बहुत बड़ा मक्कार जाल है वक्फ संपत्तियों के को खुर्द-बुर्द करने का, और इसमें छोटे लोग शामिल नहीं है। वक्फ बोर्ड शामिल है, बड़े बड़े मौलाना शामिल हैं और जो बड़े लीडरान हैं वो शामिल हैं। मैंने जो बात रखी है गवर्नमेंट के सामने, मैंने आदरणीय योगी जी को एक पत्र लिखकर उसमें एसआईटी का गठन करके और मांग की है कि एक प्रॉपर जांच होनी चाहिए। उसमें कई इशू हैं, अलीगढ़ में, लखनऊ में, मुरादाबाद में, इलाहाबाद में, झांसी में, यहाँ वक्फ मेरठ में बड़े वक्फ बेचे गए हैं और जो वक्फ बेचे गए हैं उन्हीं की सिर्फ कीमत अगर हम आके तो 700-800 करोड़ रुपया इन वफ़ों की कीमत है जो वह बेच दिए गए। अब एक इशू तो बेचने का है, दूसरा इशू है इल्लीगल वक्फ को दर्ज करने का। मैं 12 साल वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहा। मेरे पीरियड में 12 साल में मुश्किल से 7, 8, 10 वक्फ दर्ज हुए होंगे। साल में 1-2 वक्फ दर्ज हो जाते हैं, आजकल जी। कौन वक्फ करता है। लेकिन मौजूदा वक्फ बोर्ड ने जो पिछले 5 साल से है, हम जब छोड़ के आए थे 2020 में तो 3800 वक्फ की संख्या थी, लेकिन मौजूदा वक्फ बोर्ड ने 5000 से 7000 वक्फ की संख्या पहुंचा की। कोई कह रहा है 5000 है, कोई कह रहा है 7000, यानी कि कुल मिला के डबल वक्फ की संख्या डबल कर दी गई। ये क्यों, कैसे हुआ? तो अभी मैंने एक इश्तिहार देखा था, उसमें लिखा था कि प्रॉपर्टी की लीज हो रही है। तो मैंने उस प्रॉपर्टी के बारे में पता किया, क्योंकि मैं वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहा हूं, मुझे ज्यादातर याद है। तो मैंने पता किया तो पता चला कि वो अलीगंज, डडैया, लखनऊ की एक बहुत बड़ी 85,000 स्क्वायर फीट जमीन है, जहां के रेट इस वक्त हम माने तो 30,000, 35,000, 40,000 स्क्वायर फीट है। वो जमीन लीज पे दिए जा रही थी बॉम्बे की एक कंपनी को, और मौलाना कल्बे जवाद साहब उस वक्त के मुतवल्ली है। मौलाना कल्बे जवाद की तरफ से इश्तिहार था। तो मैंने जब पता किया तो पता चला कि वो वक्फ की संपत्ति नहीं है, वो तो सब हिंदुओं के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, वक्फ के रिकॉर्ड में भी वो नंबर नहीं है। तो ये इस तरह से वो एक दूसरों की संपत्ति को, गैर मुसलमानों की संपत्ति को वक्फ में दर्ज करके उसको बेचने का खेल अलग चल रहा है। नहीं तो ये दूसरा, ऐसे कैसा मुमकिन है? इसमें तो बहुत तरह की संलिप्तता मिल जाएगी ना। आप किसी गैर मुस्लिम की जमीन को हड़प लें और उसको वक्फ का बता दें, ये इतना आसान भी तो नहीं है। साहब आसान नहीं है, लेकिन हुआ ना। हुआ। मैं तो सबूत के साथ दे रहा हूं। मैंने राजस्व अभिलेखों के अपने पत्र के साथ राजस्व अभिलेख भी लगाए और वक्फ का वो नोटिफिकेशन लगाया, वक्फ बोर्ड की संस्तुति लगाई है, और सीओ जो वक्फ बोर्ड के सीओ उनका लेटर लगाया। तो सारी चीजें तो है। आप प्लान करने तो जा रहे थे, ये तो मैंने लेटर भेज के उसको रुकवाया। शासन में तो आज भी उसकी लीज का प्रस्ताव स्वीकृत होने के लिए पेंडिंग में पड़ा हुआ है, लेकिन आपने उसको वक्त घोषित तो कर दिया। कहीं ना कहीं तो आपने उसको दर्ज किया होगा, तभी तो आपने पेपर में इख्तियार निकाला। तो ऐसी बहुत सी संपत्तियां हैं जो अवैध रूप से वक्फ बोर्डों में दर्ज की गई है। बहुमूल संपत्तियां दर्ज की जा रही हैं, बहुमूल संपत्तियों पे बंदरबाट हो रहा है, पर लोगों
जिनकी लावारिस संपत्तियां हैं उनको वो उस पर जी। कब्जा कर रहे हैं। और वक्फ वक्फ का बहुत आसान गेम है, वक्फ दर्ज कीजिए और फिर आपकी आपकी हो गई, आपके परिवार की हो गई, और बड़े मौलाना इसमें शामिल है। अभी वक्फ सज्जादिया की एक नहीं जमीन है नहीं नहीं, ठीक है, मैं हमारे। एक चीज पूछ रहा हूं, मैं एक चीज पूछ रहा हूं। ठीक है, आप ये आरोप लगा रहे हैं, इसको लेकर के कोई रिकॉर्ड या कोई आपके पास सूची है जिसके आधार पर, कोई सबूत है जिसके आधार पर आप ये बात करें? अगर है तो वो सबूत आप रख रहे हैं या उनके नाम आपके पास हैं जो ऐसा कर रहे हैं? क्या आप कैमरे पे उसको बताएंगे? हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, वक्फ सज्जादिया लखनऊ में है, आलमनगर का ये वक्फ है। इसमें हम्म। मौलाना कल्बे जवाद साहब पहले से मुतवल्ली थे। मैंने वहां पर जब देखा कि वहां वक्फ संपत्तियों पे 500 स्क्वायर फीट की जमीन लेकर और लोगों को दिया जा रहा है मकान बनाने के लिए, 5-5 10-10 लाख रुपया लिया जा रहा है, तो हम्म। मैंने मौलाना को नोटिस दिया, उनको हटा दिया। अब जब हम चले गए तो वो फिर उनको वक्फ बोर्ड ने, क्योंकि वक्फ बोर्ड, मौजूदा वक्फ बोर्ड जो है वो अध्यक्ष उनके दामाद है मौलाना के, तो उन्हीं ने दोबारा मौलाना को बना दिया। 12 करोड़ 34 लाख का सीलिंग ने उस जमीन के ऊपर नोटिस भेजा है, जो मैं नोटिस अभी आपको दे दूंगा, आप हम्म। उसको प्रकाशित कीजिए। नोटिस जरूर। भेजा है कि वो संपत्ति सरकारी संपत्ति थी जिसको आप बेच रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर ना तो आज तक बुलडोजर की कार्रवाई हुई, और उल्टे आज भी वहां वक्त की प्लाटिंग हो रही है और मकान बेचे जा रहे हैं। 1500 से 2000 तक वहां क्वार्टर बन चुके हैं। ठीक है। तो नहीं, ये बताइए। लेकिन जितेंद्र जी, आप ये जो बात आप कह रहे हैं, तमाम बातें आपने तो एक का जिक्र किया, लेकिन आपने तो एक गंभीर आरोप बहुत बड़े पैमाने पे लगाया ना कि 2 लाख संपत्तियां थी जो घट करके 1,27,000 हो गई और 73,000 नहीं संपत्तियों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ इसके पक्ष में ये बात कही जा रही है, क्योंकि अभी जो सिया वक्फ बोर्ड है उसकी तरफ से भी कहा गया कि भाई ऐसा निराधार है ये सब। मैं ये पूछ रहा हूं कि एक तर्क दिया जा रहा है कि अभी उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशंस चल रहे थे और अभी उसकी प्रक्रिया पूरा रिकॉर्ड आना अभी बाकी है। तो क्या थोड़ा जल्दबाजी में आपकी तरफ से ये बिना रिकॉर्ड को प्रॉपर टाइम दिए या बिना चेक किए आप ये आरोप लगा रहे हैं, या फिर अभी आपके पास पूरा आधार है, पुख्ता आधार है कि नहीं इतनी संपत्तियों की कमी दिख रही है? देखिए, आप थोड़ा सा बयान को मिसमैच कर रहे हैं। हम्म। ये मोहसिन साहब का बयान है प्रॉपर्टी को लेकर के, इतनी थी इतनी हो गई। हाँ ठीक है। ये उन्हीं ने ये उन्हीं ने वक्फ बोर्ड में शिकायत की। हम्म। मेरी शिकायत दूसरी है, मैंने रजिस्ट्रियां भी लगाई हैं। मेरी शिकायत यह है कि बहुमूल संपत्तियों को अवैध रूप से बेचा गया है, हम्म। वक्फ से डिलीट किया ठीक गया है। है, और हम्म। वक्फ की संख्या बढ़ाई गई है अवैध रूप से, अवैध जो रूप एक से। बहुत बड़ा नहीं, जांच आप तो का आरोप विषय ये है। भी लगा रहे हैं कि 10-10 लाख रुपए में कब्रें बेची जा रही हैं। 10-10 लाख रुपए की खबरें बेची जा रही हैं, मैंने उसकी रसीदें भी लगाई हैं मुख्यमंत्री, मैं तो कह रहा हूं, हम्म। मैंने शिकायत शपथ पत्र पे दी है, सारे कागजात लगाए हैं। अगर के झूठी शिकायत हो जाए हम्म। तो मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है, इसीलिए शपथ पत्र पर मैंने शिकायत दी है ठीक है। और सारे प्रूफ लगाए हैं। 10 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख, जैसा भी आदमी मिल जाए, 10 लाख तक की कब्रें बेची गई है। और आप ये भी देखिए, वक्फ की जमीन पर कब्र 3x6 की बेची जाती है और उसमें रसीद दी जाती है मौलाना साहब की, एक प्राइवेट, उन्हीं ने अपनी एक संस्था बना रखी है, रसीद उसकी देते हैं, यानी कि वो पैसा भी जो लेते हैं वो भी नहीं शो करते। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है भाई। ठीक है, बड़ा अभी आप घोटाला है जितेंद्र जी, लेकिन एक बात यह है कि आप खुद जो है वो सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे, 12 साल आपने कार्यकाल देखा, आप तो अंदर की बहुत सी चीजें जानते हैं, कामकाज का तरीका भी जानते हैं। कहा यह जाता रहा है, अभी मौजूदा सरकार बार बार यह कह रही है कि दरअसल इस तरह की बंदरबाट और जो ये घोटाला है, कथित तौर पर जो घोटालों की बात होती है, वो सपा, कांग्रेस, बसपा की सरकारों में होती रही। लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी भी लखनऊ में अवैध प्लॉटिंग हो रही है, ये 10-10 लाख रुपए में बेचा जा रहा है, आप सबूत दे रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। उसके बावजूद क्या मौजूदा सरकार भी इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है? क्या ढंग से, क्या मौजूदा सरकार भी आपके इन आरोपों पर आंखें मूंद रही है? साहब, ऐसा है, अभी तक कोई कार्रवाई सामने आई नहीं। हम्म। मैं तो ये कहता हूं कि वक्फ एक्ट 1995 जब बना, तो वक्फ एक्ट 95 के बाद जितने बोर्ड बने, यानी 30 साल हो गए ना, 30 जी। साल में मेरा भी कार्यकाल हो गया, 2 मौलानाओं के रिश्तेदारों का भी कार्यकाल हो गया। आप पूरे कार्यकाल की जांच करा लीजिए, 30 साल की जांच करा लीजिए, और उसमें जहां जहां भी, जिस सरकार में भी घोटाले हुए हो,
चाहे वो आपकी हो, चाहे समाजवादी की हो, या बसपा की हो, या कांग्रेस की हो। जिस सरकार में घोटाले हुए हो उन लोगों को आप जेल के पीछे भेज दीजिए। हमारा कोई सबूत निकले तो हमें भेज दिए। मेरी तो आप दो दो सीबीसीआईडी जांच, दो सीबीआई जांचों को मैंने फेस किया है और 6 सीबीसीआईडी जांचों को फेस किया है, जी। और सब में क्लीन चिट निकली है। मुल्ला मेरा विरोध इसीलिए करते हैं क्योंकि मैं उनकी रबड़ स्टैंप नहीं बना, मैंने ठीक है, उनको नहीं, वक्त को लेकिन खाने आपको नहीं क्या दिया। लगता है, आप इतना मुखर होकर के बोलते भी हैं, सबूत देते हैं, आप पूरी पूरी बातें रखते हैं, पूरा आधार बताते हैं, उसके बावजूद आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं जांच हो रही है? मतलब आपके आरोपों को भी क्या सीरियसली नहीं लिया जा रहा, या मौजूदा सरकार भी देखिए वक्त के जो अंदर जो भी अनियमितताएं हैं उसको लेकर के आंखें बंद कर रही है? देखिए, इसको कहना अभी इसलिए जल्दबाजी है क्योंकि अभी जल्दबाजी। मैंने अपना लेटर भेजा है। अगर मौजूदा सरकार साफ महीना 2 महीने में कोई एक्शन नहीं लेती, तो हमारे लिए कोर्ट के दरवाजे भी खुले। हम अच्छा, जनहित में कोर्ट भी जा सकते हैं कि साहब इसमें जांच होनी चाहिए। तो वो एक अलग तो इश्यू है, आप लेकिन कोर्ट क्यों नहीं जाते सर? मतलब आप आरोप लगाते हैं, फिर अभी मामलों को कोर्ट की दहलीज तक क्यों नहीं ले जाते? अभी मैंने पत्र भेजा है, वही तो मैं आपसे कह रहा हूं। अभी कहना जल्दबाजी है कि मौजूदा सरकार सीरियस नहीं ले रही है। अच्छा, महीना 2 महीने गुजर जाए और लगे कि सीरियस नहीं लिया, तो हम आगे का दरवाजा खटखटाएंगे। वो तो एक क्या अलग आप ये इशू है मामला ना कोर्ट में भी लेके जाएंगे या एफआईआर भी दर्ज कराएंगे समय आने पर? हम कोर्ट में लेके देखिए, अगर गवर्नमेंट नहीं चाहेगी तो एफआईआर भी दर्ज नहीं होगी, अच्छा। और गवर्नमेंट चाहेगी तो एफआईआर भी दर्ज होगी, और जो बड़े बड़े घोटाले हुए हैं उसकी निष्पक्ष जांच होगी। जब राम मंदिर चंदा चोरी की निष्पक्ष जांच होके और वहां के घोटाले और चंदा चोर जो है हम्म। जेल जा सकते हैं, तो ये वक्फ बोर्ड चोर क्यों नहीं जेल जा सकते? हम्म। तो सवाल इस बात का है कि आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते। आप राम मंदिर के घोटालों की जांच करा देंगे, वक्फ बोर्ड के घोटालों की नहीं कराएंगे? ये कैसे हो सकता है? अगर कहीं एलिगेशन लगे हैं तो जांच तो हर एक जगह की होनी चाहिए। दूसरी ओके। चीज ये कि वक्फ एक्ट 95 आने के बाद 2 बोर्ड उत्तर प्रदेश में गलत चल रहे हैं, एक्ट के हिसाब से गलत चल रहे हैं। पैसे का मिसयूज हो रहा है, क्योंकि जिससे पहले जितनी हुकूमतें रही वो सिर्फ मुल्लाओं को हैंडल करने के लिए, मौलवियों को, क्योंकि सारे शिया और सुन्नी मौलवी वक्फ बोर्डों से जुड़े हैं, मौलवियों को हैंडल करने के लिए अलग अलग सेपरेट बोर्ड बनाए हुए हैं। कानूनन 2 नहीं, सेपरेट बोर्ड लेकिन उत्तर लेकिन प्रदेश में। जितेंद्र जी, फिर वही बात आती है सुनिए ना कि सुनिए, ये जो नए बोर्ड बने, मतलब कहा जाता ना आधिकारिक तौर पे दो ही बोर्ड है भाई, उसके बाद भी इतने बोर्ड कहां से आ जाते हैं? और ये बात ऐसा नहीं कि आपसे छिपी हुई हो, आप तो खुद मुखर होकर बोलते हैं, मौजूदा सरकार भी इसको देख रही है, रिफॉर्म की बात हो रही है, वक्फ बिल में संशोधन हो रहा है, लेकिन इन मामलों को लेकर के क्या उतनी गंभीर कार्रवाई हो रही है? आप कह रहे थोड़ा समय देना चाहिए आपके आरोप पर, लेकिन ये जो बोगस बोर्ड बने हुए हैं वो तो मौजूदा सरकार का भी 9 साढ़े 9 साल का कार्यकाल हो गया, क्या अब तक इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी कुछ? मैं इस बात को लेकर कोर्ट जा चुका हूं। मेरी हम्म। कोर्ट पे रिट पेंडिंग है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक मुस्लिम वक्फ बोर्ड होना चाहिए। शिया और सुन्नी वक्फ सिया और बोर्ड सुन्नी यहाँ नहीं होने चाहिए, बनाए ठीक है। नहीं, नहीं बनाए जा सकते भाई। हाँ, 15% वो शिया मुझे वक्फ मालूम है कि अगर आप इसको होंगे, लेकर के कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, तो 15% शिया वक्फ होंगे तभी तो शिया वक्फ बोर्ड अलग बनेगा। हम्म। 1 लाख 1.5 लाख के आसपास सुन्नी वक्फ है, संख्या बता रहा हूं, संपत्ति नहीं। 1.5 लाख सुन्नी वक्फ है, और 3800 3800 शिया वक्फ है। 3800 पे एक बोर्ड बनाए हुए हैं। कैसे, क्या मतलब गवर्नमेंट के पैसे का इस तरह से मिस यूज होगा? शिया मौलवी नाराज ना हो तो क्या जाए लग रहा है इसलिए सरकार आप। इस ओर ध्यान नहीं दे रही है क्या, नहीं, या ध्यान जितनी देखिए, संजीदगी से देना चाहिए कहीं उतनी संजीदगी नहीं दिख रही है क्या आपको? मैं वही कह रहा हूं कि ये सारी बातें अब उठी हैं। हम महीना 2 महीने का इंतजार करने से पहले इस बात पर नहीं कह अच्छा, सकते कि संजीदगी से नहीं लिया जा रहा। मेरी बात फैक्ट्स है, मैंने दिया ठीक है। है। हमें उम्मीद है कि योगी सरकार में इस ठीक है। पर फैसले होंगे ठीक और है। जांचें बैठेंगी। हाँ जितेंद्र जी, वक्फ से ही जुड़ा हुआ मामला जो है, मोहसिन रजा साहब भी उठा रहे हैं ना, आपने कहा कि बयान को मिसकोट कर रहे थे, मैं उस पर भी आ ही रहा था कि अब मोहसिन रजा कह रहे हैं कि 2 लाख से घट करके 1,27,000 हो गई है, 73,000 संपत्तियां कहां हुई, एसआईटी जांच की और ऑडिट की वो बात कर रहे हैं। तो क्या इस पर आपके पास कोई डिटेल या डेटा है, क्योंकि ये भी वक्फ से जुड़ा हुआ मामला है, और क्या एसआईटी जांच और ऑडिट होनी चाहिए, क्योंकि बार बार ऑडिट की बात देखिए, आप भी उठाते हैं? मोहसिन रजा साहब ने जो बातें कही, ऑडिट तो बिल्कुल होना चाहिए। इस बात से हम उनकी सहमत हैं कि वक्फ बोर्डों का ऑडिट होना चाहिए, ठीक है। और लेकिन जो संपत्तियों की बात कही उसका डेटा मेरे पास नहीं है।
हो सकता है उनके पास हो, क्योंकि मैंने डेटा जो देखा और जो सूचना के अधिकार से प्राप्त किया, वो हम्म। वक्फ की संख्या प्राप्त की, ना कि संपत्ति। तो संपत्ति की संख्या में कुछ हेर फेर हुआ है, या संपत्तियां कम हुई हैं या बढ़ी हैं, तो ये मोहसिन रजा साहब के पास इसका डेटा होगा। उन्हीं ने अगर ठीक है। मुख्यमंत्री जी से जाके बात रखी है तो फिर उनके पास सबूत होगा। सबूत होंगे। ठीक है, लेकिन आपने कहा कि मुल्ला जो है वो आपसे इसीलिए चिढ़ते कि आप रबर स्टैंप नहीं बने। कभी आपके ऊपर ऐसा दबाव आया क्या कि मैनेज कर लीजिए? लंबे समय तक आप वक्फ बोर्ड के, शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे, तो इन चीजों को आपने बड़े नजदीकी से देखा होगा। भाई मैनेज कर लेने की जहां तक बात है, गुलाम नबी आजाद साहब के फोन नंबर से मेरे पास फोन आया और कहा कि राहुल जी से बात कर लीजिए। ये 2015 की बात है, 16 की है या 15 की। राहुल जी से बात कर लीजिए। मैंने राहुल जी ने उधर से बात की और एक मामला चल रहा था, मैं आपको बताऊं, ये भी मैंने जांच में लिखा है और प्रूफ दिए। अब्दुल्लापुर मेरठ में किंग फिशर बियर की फैक्ट्री थी विजय माल्या की, और वो अवैध रूप से वो वफ संपत्ति पर थी, अवैध रूप से उस पर वो शराब की फैक्ट्री चला रहे थे। मैंने नोटिस दिया, कार्रवाई करना शुरू की। तो राहुल गांधी जी ने मुझसे फोन पे कहा कि साहब विजय माल्या का सपोर्ट कीजिए और वो संपत्ति विजय माल्या के लिए छोड़ दीजिए, उनके के खिलाफ कार्रवाई मत कीजिए। बड़े व्यक्ति का फोन था, मैंने उस पर कहा जी ठीक है। इसके अलावा मैंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन उसके बाद दूसरे दिन से मैंने कार्रवाई करना शुरू की और मैंने पूरी कार्रवाई की और मैं मेरठ गया एफआईआर दर्ज कराने। तो वहां के जो उस वक्त डीआईजी थे, डीआईजी थे, उन्हीं ने फोन पे किसी से बात की और फिर कहने के देखिए मैं इस पे एफआईआर तो लिख नहीं पाऊंगा, आप चाहे कुछ करिए, कोर्ट से लिखवा लीजिए। तो मैंने उस पर 52 की कार्रवाई की, डीएम को भेज दिया। जब विजय माल्या को ये लगा कि वक्फ बोर्ड हमारे दबाव में नहीं आ रहा है, तो वो हमारे खिलाफ कोर्ट गए, हाई कोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेंच पे, और वहां केस में हमारे ऑर्डर को जो हमने उनके खिलाफ किया था चैलेंज किया। तो कोर्ट ने उनको रिलीफ ये दी कि ऑर्डर को तो रोक दिया कि अभी फौरन ना खाली कराई जाए, लेकिन उन्हीं उनको भी रोक दिया कि इस प्रॉपर्टी को आप किसी को ट्रांसफर नहीं करेंगे। और विजय माल्या उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करके भागना चाह रहे थे, हम्म। तो मैं वो उनको भी रोक दिया। अब बाद में क्या हुआ, मेरा टाइम तो पीरियड खत्म हो गया। अभी मौजूदा चेयरमैन साहब ने, अभी ये गए थे बनारस और हम्म। अजय राय साहब जो प्रदेश अध्यक्ष है उनसे मिलके आए थे। अब मुझे ये पता चला है कि विजय माल्या की उस शराब फैक्ट्री को, जो वो शराब फैक्ट्री हम्म। दूसरे को बेच गए थे, उसको वक्फ बोर्ड ने क्लीन चिट दे दिए, एनओसी दे दिए। तो ये बताइए कि ये कौन सा ठीक है, बड़ा तो ये काम सब हुआ तो इसमें। आपके कार्यकाल में हो रहा था ना, मैं इसीलिए पूछ भी रहा हूं कि देखिए आप भी लंबे समय तक सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे, सिस्टम का हिस्सा रहे, आपके समय भी गड़बड़ियां थी। तो अगर ऐसा था तो आप पर भी तो जिम्मेदारी है कि आपके समय में जो गड़बड़ियां थी उसको लेकर के कितना काम हुआ या उसको कितना ठीक किया गया। मेरे समय में मैं अपने कार्यकाल की जिम्मेदारी लेता हूं। हम्म। देखिए, मैंने वक्फ बोर्ड की सीमाओं के अंदर जितनी भी कार्रवाई मैक्सिमम हो सकती थी, हमने हमेशा वो कार्रवाई पूरी की। इसीलिए सीबीआई की जांच में हमको दोषी नहीं पाया गया, सीबीसीआईडी की जांचों में हमें दोषी नहीं पाया गया, क्योंकि जो एलिगेशंस लगते चले आ रहे थे, हम्म। तो मैंने कार्रवाई पूरी की। ओके। आप अगर, भाई देखिए, कोई थाने में चोरी हो जाए, अगर ठीक है। थानेदार चोरी की तफ्तीश ना करे और चोर ना पकड़े, तो वो गुनाहगार है। अब चोर उसकी पकड़ में ना आए या वो सीधा सिलेंडर हो जाए या हम्म। भाग जाए, तो फिर वो थानेदार को आप फांसी पे थोड़ी ना लटका दीजिएगा। नहीं, लेकिन ना जो देखिए, सीमा के अब अगर बात ये सारी निकल रही है जितेंद्र जी, तो एक बात तो खुले तौर पर आप पर भी आरोप लगने लगते हैं ना, बहुत से लोग आपके पीछे पड़े हुए, आप कहते हैं कि भाई आप रबर स्टैंप नहीं बने इसलिए मुल्ला जो है वो आपको निशाना लेते हैं। कई लोग तो ये भी कहने लगते हैं ना कि आपने भी कहीं अपनी गर्दन बचाई, मतलब इसीलिए आप थोड़ा सा बीजेपी के लाइन या सरकार बदली तो उस लाइन पर चले गए, इसीलिए आपने धर्म तक बदल लिया, घर वापसी कर ली, नाम बदल लिया कि आपकी गर्दन बची रहे। इस तरह के आरोपों पर फिर क्या आपका कहना है? हमारी हमारी बात को कमजोर करने के लिए इस तरह के आरोप लगते हैं। अब आप एक बात बताइए, मैंने धर्म बदला, मैंने मुल्लाओं के खिलाफ बात की, इस्लाम के खिलाफ बात की, यही तो आप कह रहे हैं ना। इससे हमें फायदा क्या हुआ? क्या मेरी सीबीआई, मेरी जांच सीबीआई बाद में हुई, पहले हुई है।
मैं सारी जांचों को कंप्लीट जब करा चुका तब मैंने ये किया। तो मैंने किसी दबाव में आके, अगर मान लीजिए जिस वक्त मेरी जांच चल रही थी और मैं कहता कि नहीं नहीं साहब मैं तो इस्लाम छोड़कर सनातन में आ रहा हूं, तब ये बात कही जा सकती थी कि साहब अपने को बचाने के लिए आए। अब सब क्लियर चिट अपनी लेने के बाद, फाइनल रिपोर्ट मेरे पक्ष में लगने के बाद, फिर मैंने जो फैसला समझा वो मैंने लिया। तो ये इल्जाम तो बेकार का इल्जाम है कि भाई उससे हमें फायदा क्या, आप हमें ये तो बताइए। बेनिफिट हुआ होता, मैं मंत्री बना दिया गया होता, या मेरे केसेस छो, आज भी मेरे ऊपर जितने केसेस चल रहे हैं, जो हेट स्पीचेस के तमाम, कर्नाटका से लेके और कश्मीर से लेके उत्तराखंड, वो तो मैं पैरवी कर रहा हूं ना। मुझे क्या फायदा हुआ, क्या मेरे सारे केसेस बंद कर दिए गए? ठीक है, नहीं बिल्कुल आपने बेबाकी से बात रखी है, लेकिन मुझे यह भी बताइए कि जो आप आरोप लगा रहे हैं, जो सबूत पेश कर रहे हैं, उसका फोरम क्या हो रहा है? आप कह रहे हैं कि अभी सरकार से आप उम्मीद कर रहे हैं कि इसकी जांच होगी। इसको लेकर के आप मुख्यमंत्री तक भी गए क्या? उनसे मुलाकात का समय मांगा या उनसे मुलाकात हुई? उनसे ये बताया कि भाई देखिए वक्फ इतने बोगस वक्फ हैं, उनको भी खत्म कीजिए, या ये सबूत है सर देखिए इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए? क्योंकि वो ऐसे मामलों में तो बहुत प्रोएक्टिव है ना मुख्यमंत्री हमारे। मैंने उनसे वक्त मांगा है, लिखित रूप में पत्र भेजकर वक्त मांगा है, लेकिन अभी वक्त तो हमको मिला नहीं। मोहसिन रजा साहब जाकर उनसे मिल के आए हैं, उन्हीं ने वक्त की बातें उनके संज्ञान में ले आए हैं। मेरा पत्र भी उनको प्राप्त हो गया है, शपथ पत्र भी उनको प्राप्त हो गया है। तो सारी चीजें उनके सामने आ चुकी हैं। तो मुझे उनसे उम्मीद है कि हम्म। वो फैसले लेंगे, और हम्म। एक अच्छा फैसला लेंगे, जो कि वक्फ के हित में भी होगा। और जो ये वक्फखोर है, इनको सलाखों के पीछे अगर दोषी पाए जाते हैं तो सलाखों के पीछे पीछे भी जाएंगे, मुझे ठीक उम्मीद है। है, एक चीज लेकिन का सवाल लेकिन जी अभी जी। फौरन ही, हाँ। जी फौरन इस बात पर फैसला ले लेना कि योगी जी कुछ नहीं कर रहे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम 2-3 महीने का वक्त हम्म। देंगे, उसके बाद हम इस बात पर भी कह सकते हैं कि क्या हुआ। ठीक है, मैं दो सवाल बस आपसे पूछना चाह रहा हूं आखिर में, क्योंकि आप लंबे समय तक इसी सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। तो अभी की अगर स्थिति देखते हैं तो क्या वक्फ बोर्ड जो है वो वक्फ की संपत्तियों का सबसे बड़ा रक्षक है आपकी नजर में, या कई मामलों में खुद ही एक बड़ी समस्या बन गया है? देखिए साहब, हम तो ये कहते हैं कि वक्फ बोर्ड अगर खत्म करके, और अब वो खैर वो तो एक्ट ही नहीं खत्म हो सकता, तो ये बात ही बेकार करना है। उत्तर प्रदेश का हल सिर्फ यही है कि नियम अनुसार जो एक्ट कहता है, एक वक्फ बोर्ड बनना चाहिए, मुस्लिम वक्फ, हम्म। और उसको नियम से बने, और अच्छे लोग उसमें आए, और सख्ती से काम हो, देख रेख रहे, गवर्नमेंट का सुपरविजन रहे, तो हम ये समझते हैं कि इन चीजों से बचा जा सकता है। और जहां तक के बोगस वहां की कार्यशैली है, तो ये तो बात बिल्कुल फैक्ट है। क्योंकि 5 सालों में जो हमने देखा, मैं अपने 15 सालों की वाहवाही नहीं कर रहा हूँ, उसकी मैंने सारी जांचें अपनी कराई है, वाहवाही नहीं कर रहा हूँ। मेरा भी कार्यकाल देखा है लोगों ने। और आज जनरल लोग कह रहे हैं कि साहब ये तो बहुत बड़ा लुटेरा वक्फ बोर्ड आया है, जनरल लोगों का मानना ये। मैंने हम्म। अपनी तारीफ मैं अपने आप तो नहीं करूंगा, लेकिन हम्म। मैंने अपने सिद्धांतों से, अपने विचारों के हिसाब से वक्फ बोर्ड को चलाया, और मौलवियों को हावी नहीं होने दिया कि वो हम पर हावी हो या वक्फ संपत्ति पर ठीक है, हावी हो। लेकिन 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 आज आपने की एसआईटी तारीख में, जांच और फॉरेंसिक जांच की बात कही। आपको क्या लगता है अगर एसआईटी जांच हो जाए या फिर इसका ऑडिट हो जाए तो कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं, बड़े घोटालों से पर्दा उठ सकता है क्या? अब मैंने आपको भी बताया, इससे बड़ा और हिंदुस्तान की राजनीति में क्या नाम होगा। अगर विजय माल्या का केस की जांच हो जाए, हम्म। तो राहुल गांधी जी तक इसमें नाम शामिल हो सकता है। तो नहीं तो इससे इसकी बड़ा तो मैं अभी समझ, अभी तो अगर अगर पॉलिटिकल स्टैंड को देखा जाए इस वक्त, तो कांग्रेस को मुश्किल हो सकती है। मौजूदा सरकार तो बड़े आराम से, क्योंकि राजनीतिक ओपोनेंट हैं राहुल गांधी पर ये आरोप, और विजय माल्या के साथ मिली भगत की सारी बातें आप कह रहे हैं, तो अगर इसकी जांच हो जाए तो बड़ी मुश्किल हो सकती है। तो फिर इसकी जांच को लेकर के ढिलाई क्यों, या फिर क्यों नहीं हो रही? आपको क्या लगता है? क्योंकि बात तो पुरानी भाई है मुझे काफी। तो एक हफ्ता हुआ है पत्र दिए हुए, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि ना ना, मैं मैं इसकी बात जांच करूं, हूँ। क्योंकि कांग्रेस तो इसमें घिर जाएगी। बीजेपी को अगर मौका मिले तो आप भी जानते हैं कि अगर अभी मौका मिलेगा तो बहुत से मामले, नेशनल हेराल्ड से लेकर के बहुत से मामले जो है अभी भी चल रहे हैं। तो क्या ये मामला भी चूक गया, छूट गया, या फिर जानबूझकर कि इसको नहीं खोला जा रहा?
नहीं, अब एक्सपोज हुआ है। अब अगर हमने तो अपना फर्ज अदा किया, एक्सपोज कर दिया। अच्छा अब अच्छा, गवर्नमेंट को चाहिए। ठीक है। सर एक सवाल और है, उसके बाद आपका आखिरी मैं रिएक्शन ले लूंगा। सवाल यह है कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में जो बंदरबाट की बात सामने आती है या बहुत सी अनियमितताएं हैं, आपको क्या लगता है कि इसके अंदर जो है सिर्फ मुतवल्ली या अधिकारी ही शामिल है या फिर राजनीतिक संरक्षण भी मिलता रहा है या मिल रहा है? देखिए, सब मिली भगत। हम हमारे पीरियड में भी बड़े बड़े दबाव आते थे, और मुतवल्ली जो लोकल मुतवल्ली होते हैं वो राजनीति में भी इन्वॉल्व होते हैं, धर्म की हम्म। राजनीति में भी इन्वॉल्व होते हैं। हम्म। तो राजनीति भी इन्वॉल्व है, मिसमैनेजमेंट भी है, और जो दबंग है वो वक्फ बेचते भी हैं। और वक्फ बोर्ड की मिलीभगत इसलिए है कि वक्फ बोर्ड चाहे तो देखिए, वक्फ बेचना नहीं रोक सकता। कोई अगर वक्फ बेच रहा है छुपे चोरी, तो वो तो कोई नहीं कुछ कर सकता, हमें पता ही नहीं कहाँ बिक गया। इतना बड़ा उत्तर प्रदेश ठीक है, बात। हर जगह मेरे सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे। लेकिन अगर सख्ती की जाए तो वक्फ वापस भी आते हैं, और सख्ती की जाए तो बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों फंसते भी। ठीक है। तो तो आगे की कार्रवाई हम्म, वक्फ बोर्ड अगर ईमानदारी से करे तो ये बेचा खोची बस वही ना उसी होने ईमानदारी पाए। की तो बात है, क्योंकि आज के वक्त में जब अल्लाह की संपत्ति कही जाती है उसके बारे में भी कोई दीन ईमान नहीं रह गया, और अगर उसमें भी कहीं, और ये बात ढकी छिपी नहीं है, मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी लोग ईमानदार नहीं होंगे, लेकिन आप भी जानते हैं कि इस तरह की बंदरबाट होती रही। लेकिन आखिर में जितेंद्र नारायण सिंह जी, आपसे ये सवाल, बस आखिरी सवाल, कि जो आप आरोप लगाए या फिर जो भी आपने सबूत पेश किए, जिनके नाम लिए, सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे, हमारे मन से आप क्या कहना चाहेंगे, और क्या आप चाहते हैं कि इसमें एक्शन हो आने वाले वक्त में? मैं सिर्फ इतना चाहता हूं, आपके मंच से भी ये अपील कर रहा हूं कि आदरणीय योगी जी जांच कराएं, प्रॉपर जांच कराएं। जो इश्यूज हमने उठाए हैं उनको भी शामिल करें, जो मोहसिन रजा साहब ने इश्यूज दिए उसको भी शामिल करें। और और भी अगर वक्फ के खुर्द-बुर्द की कोई भी शिकायतें आई हैं उनको भी शामिल करें, क्योंकि सरकार की इस वक्त की जिम्मेदारी है। 5 साल ये जो बोर्ड चला है, ये सरकार के अधीन चला है। तो अगर इस पर इस तरह के एलिगेशंस लग रहे हैं तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है कि वो निष्पक्ष जांच कराए। अगर दोषी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करे। ये होना चाहिए। चलिए, बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए और हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सा। ये थे जितेंद्र सिंह त्यागी जी, जिन्होंने वक्फ और उसकी अनियमितताओं को लेकर के अपनी बात रखी। इस वीडियो में बस इतना ही।